डीवीएस टीच में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम सभी लोग 7 फरवरी 2023 को जो क्वेश्चन आए गए थे, पूछे गए थे सीटेट के एग्जाम में, उसी क्वेश्चन को आज के इस सेशन में हम सभी लोग सॉल्व करेंगे। और आप सभी को पता है कि डीवीएस टीच एप्लीकेशन पे पीवाईक्यू सेशन आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। तो इसका लाभ आप अवश्य रूप से उठाइएगा और साथ में अपने सारे दोस्तों के साथ बता भी दीजिएगा इस वीडियो के बारे में, इस कोर्स के बारे में। डीवीएस टीच पे सीटेट का पूरा 45 सेट फ्री में कंप्लीट कराया जाएगा। सीटेट के लिए आप डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हर सोमवार से लेकर शनिवार तक टेस्ट दे सकते हैं। साथ में हर संडे को टेस्ट होते हैं और कोर्स में एनरोल भी कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ सेशन की शुरुआत करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पे मैं 2000 से छोटी एक 4 अंकों की संख्या हूँ। कितनी अंकों की संख्या हूँ? तो 4 अंकों की संख्या हूँ। और कितना से छोटा है? तो 2000 से छोटा है। तो सबसे पहले आप इतना ही पढ़िए, तो आंसर क्या होगा? वह 2000 से छोटा ही होगा, क्योंकि कहा जाता है कि 2000 से छोटा है। तो 2000 से ज़्यादा वाले को आप कैंसल आउट कर दीजिए। तो 2481 कभी भी संभव है? तो बिल्कुल संभव नहीं है। तो 2000 से छोटी 4 अंकों की संख्या हूँ, यानी कि 2481 संभव नहीं है। मेरा पहला अंक बाएँ ओर से, मेरा पहला अंक बाएँ ओर से तीसरे अंक का, यानी कि 4 अंकों की संख्या हूँ, 4 अंकों की संख्या हूँ। अब बाएँ ओर से पहला अंक, यह जो अंक है वह तीसरे अंक का 1/4 है। यह तीसरे अंक का कितना है? 1/4 है, यानी कि 1/4 है। कितना है? 1/4 है। तथा अंतिम अंक प्रथम अंक का 8 गुना है, यानी कि इसका यह कितना गुना है? 8 गुना है। यह जो अंक है यह कितना गुना है? तो 8 गुना है, 8 गुना है। यदि प्रथम 3 अंक का योगफल 7 है, यदि प्रथम 3 अंक का योगफल, यानी कि यह प्रथम 3 अंक का योगफल क्या है? 7 है, यानी कि ये सभी का एडिशन क्या है? 7 है। कोई दिक्कत तो नहीं, 7 है। तो मेरी पहचान कीजिए। तो देखिए, ये 3 अंक का आप योगफल करेंगे तो कितना होगा? तो देखिए, 12 1 13 हो जाएगा, तो ये कभी भी संभव है? नहीं संभव है। यहाँ पे 8 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12, 12 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए, या इधर से ही 3 अंक जोड़ेंगे तो 1 8 9 और 9 4 13 हो जाएगा। ये भी आपका कितना हो जाएगा? 7 से ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वज़ह से नहीं होगा। यह 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो 7 के बराबर है, हो सकता है। आगे चलते हैं। यहाँ पे कहता है 1 और 4 5 हो जाएगा, 5 या 2 7, ये भी 7 के बराबर है, यानी कि ये भी हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन है आपका कि पहला अंक जो है वह अंतिम अंक का 8 गुना है, यानी कि पहला अंक जो अंतिम अंक का क्या है? 8 गुना है। यह तो इसमें भी सही हो रहा है और इसमें भी सही हो रहा है, तो आपका ऑप्शन तो कोई एक ही सही होगा, या तो तीसरा सही होगा या तो चौथा सही होगा। तो यह जो 8 गुना है ये तो बिल्कुल वेरीफाई कर रहा है। अब कहता है कि बाएँ ओर से तो यह अंक का मान लीजिए 1428 ही हमारा आंसर है, तो बाएँ ओर यही ना है, यह आपका लेफ्ट होता है और यह आपका राइट होता है। कोई दिक्कत? यह आपका राइट होता है। इतना तो पता है। लेफ्ट से कितना है? तीसरा अंक, तो तीसरा अंक यही ना है? तीसरा अंक का क्या है? तीसरा अंक का 1/4 है, 1/4 है, 1/4 है। ये तो संभव नहीं है। 1/4 कहाँ से है? पहला अंक, ये तीसरा अंक का 1/4 कहाँ से है? देखिए, ये तो 1/2 है ना, 1/2 है। ये तो गलत हो जाएगा ना, आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा गलत है? आपका ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा, तो कौन-सा सही होगा? 4 नंबर सही हो जाएगा। क्यों? तो इसमें देखिए, आपको दिया हुआ है 12 48, इसमें सभी स्टेटमेंट सही होंगे। ऐसा क्यों? तो कहता है कि प्रथम 3 अंकों का योग। तो 1, 2, 4 का योग कितना है? 7 है, यानी कि ये वेरीफाई हो रहा है। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, थोड़ा-सा आगे चलेंगे तो पहला बाएँ ओर से तीसरा अंक, बाएँ ओर से तीसरा अंक यानी कि यह 4 पहले अंक का 1/4 है। तो पहले अंक का 1/4 है, यानी कि कितना है? यह तो 4 है ही, कोई दिक्कत नहीं। ये 1/4 भी वेरीफाई हो रहा है, 1/4 वेरीफाई हो रहा है। आगे कहता है, आगे क्या कहता है कि यह मैं प्रथम अंक का 8 गुना हूँ, अंतिम अंक प्रथम अंक का 8 गुना हो। तो देखिए, यह 8 गुना भी वेरीफाई हो रहा है। यानी कि सभी स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर 4 पे वेरीफाई कर रहे हैं, इसलिए आपका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। उम्मीद करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इस सेशन को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और डेली डीवीएस टीच यूट्यूब चैनल पे भी यह सेशन आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराई जा रही है, और साथ में डीवीएस टीच पे आपको डेट वाइज़ अरेंज करके पीवाईक्यू उपलब्ध करा दिए गए हैं, और साथ में इसका वीडियो सॉल्यूशन भी अभी आप सभी लोग इसी सेशन के माध्यम से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो आगे बढ़ेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहता है क्या? देखिए, किसी बाढ़ राहत कैंप में क्या कहता है? किसी बाढ़ राहत कैंप में यानी कि किसी गाँव में मान लीजिए बाढ़ आ गया है। क्या आ गया है? बाढ़ आ गया है। पानी ही पानी है चारों तरफ, जिसमें 15 परिवार थे। गाँव में कितने परिवार थे? तो 15 परिवार थे, यानी कि नंबर ऑफ फैमिली अगर पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ फैमिली पूछा जाए तो 15 है, क्योंकि कितना है? दो टोटल परिवार 15 थे। इन परिवारों में 300 केजी चावल को बाँटना था और टोटल अमाउंट कितना है? यानी कि हमारे पास चावल कितना है? तो चावल हमारे पास कितना है? तो चावल हमारे पास है 300 केजी। कितना है? तो 300 केजी हमारे पास चावल है, वो बाँटा जाना है। कितना? 300 केजी चावल को बाँटा जाना है, यानी कि 15 लोगों में ही ना बाँटा जाएगा, 15 परिवारों में ही बाँटा जाएगा। तो कहता है यदि इस सामग्री को सभी परिवारों को समान रूप से बाँटा जाता है, तो प्रत्येक परिवार को कितना-कितना चावल मिलेगा? तो बताइए इस क्वेश्चन में कुछ है? बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको बताना है कि कितना-कितना मिलेगा, हाउ मच यानी कि कितना मिलेगा, तो इसके लिए आपको कितना करना है? इसके लिए आपको कुछ तो करने की आवश्यकता है नहीं, बस ज़्यादा कुछ नहीं कीजिए। क्या करेंगे आप 300 को 15 से डिवाइड कर देंगे, 300 को 15 से डिवाइड कर देंगे तो कटाइए देखिए, 15 दूना 30 और 2 पे एक ज़ीरो बैठ जाएगा यानी कि 20 केजी होगा। क्या हो जाएगा? 20 केजी हो जाएगा। सभी परिवार को कितना-कितना मिलेगा? एक परिवार को 20-20 केजी चावल सभी परिवार को मिल जाएँगे। यानी कि 15 परिवारों में 20-20 केजी चावल बाँटे जाएँगे तो पूरा 300 केजी चावल समाप्त हो जाएगा। और बाढ़ राहत राहत कैंप द्वारा जो कार्य चलाए जा रहे हैं, वह बिल्कुल सफल भी हो जाएगा और सभी को सामान्य मात्रा में चावल भी मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे और इतना ईज़ी क्वेश्चन सीटेट में पूछा जाता है कि अगर आप थोड़ा-सा ध्यान से देखेंगे तो आप निश्चित रूप से जो मेरा टारगेट है और आप सभी का टारगेट है कि 15 में 15 हमारा आंसर कंटेंट सही हो तो बिल्कुल सही होगा। आप उसके लिए थोड़ा-सा क्या करना होगा, ध्यान से हमारे साथ डेली सेशन को अटेंड करना होगा। आप बिल्कुल यूट्यूब पे भी अटेंड कर सकते हैं और साथ में एप्लीकेशन पे तो उपलब्ध करा ही जा रहे हैं। तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप अटेंड कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको पढ़ना है। देखिए, थोड़ा-सा क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसका आंसर आप बता सकते हैं। कहता है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1 उसके बाद 4 गो 0 यह क्या हो गया? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तथा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी कि 4 गो क्या? 4 गो 9 संख्या का योगफल। तो इसमें आपको क्या करना है? योगफल का मतलब क्या होता है? योगफल का मतलब होता है कि प्लस क्या होता है? प्लस योगफल का मतलब क्या होता है? प्लस यानी कि इस दोनों अंकों को आपको जोड़ देना है। क्या करना है? जोड़ देना है। तो जब आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? जोड़िए इसको 1 पर 4 गो 9 मिलेगा, 1 पर 4 गो 9 मिलेगा। तो बताइए 1 पर 4 गो 9 क्या है? तो ऑप्शन नंबर 4 में है। बिल्कुल सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आपको 5 अंकों की संख्या सबसे बड़ी संख्या बतानी थी और 4 अंकों की छोटी संख्या बतानी थी। इसी को तो जोड़ करके योगफल निकालना था ना। तो बड़ी संख्या क्या होती है, छोटी संख्या क्या होती है? अगर यह आपको पता होगा तब तो इसका बिल्कुल सही आंसर निकालेंगे ना। तो इस प्रकार के बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सीटेट की कोर्स में बताए जाते हैं, अगर आप उस कोर्स को जॉइन करना चाहते हैं तो आज ही डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और जो लोग इस वीडियो को डीवीएस टीच एप्लीकेशन पे देख रहे हैं, उनके लिए पेड कोर्स वाले सेक्शन में जाकर आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। और कोर्स पे अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आप बहुत ही मिनिमम चार्जेज़ में बेस्ट कंटेंट के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कहता है कि संख्या 5432 413 में 4 के स्थानीय मानों का योगफल क्या है? 4 के स्थानीय मानों का योगफल क्या है? तो सबसे पहले आप लोग थोड़ा-सा ये बताइए कि स्थानीय मानों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्थानीय मान का इंग्लिश क्या होता है? तो आप कहेंगे सर प्लेस वैल्यू होता है। यह क्वेश्चन कोई पूछने की बात नहीं है, हम सभी को पता है क्या होता है? तो प्लेस वैल्यू होता है और योग का मतलब क्या होता है? तो जोड़ करना है यानी कि एडिशन होता है। क्या होता है? जोड़ करना है यानी कि एडिशन होता है। तो फेस क्या है? प्लेस वैल्यू हम लोग जो निकालेंगे, प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं? थोड़ा-सा इस पे बेसिक बता देते हैं। तो देखिए, जी सीधा-सा फंडा है, यह 4 है ना, 4 लिख दीजिए और 4 के बाद यह जितना अंक है, 4 के बाद जितना अंक है उतना 0 बैठा दीजिए। 4 के बाद जितना अंक है उतना 0 बैठा दीजिए। तो कितना अंक है? 2 अंक है तो 2 0 बैठा दिए। फिर से यहाँ पे 4 है, तो 4 का 4 लिख दीजिए। अब बाद में देखिए कितना अंक है? तो 2 और 3 5 हो जाएगा। 2 3 5 यानी कि 5 0 बैठा दीजिए।
3, 4 और 5। अब कहता है कि योगफल, योगफल का मतलब क्या है? जोड़। जोड़ है यानी कि 4 प 5 हुए 0, 2 2 4 और 1 5 और इसमें कहता है कि 400 को जोड़ दीजिए। 400 को जोड़ देंगे तो योगफल क्या हो जाएगा हमारा? 4 पे 2 गो 0 फिर 4 पे 2 गो 0 यानी कि 4 400 आ जाएगा। 4 400 तो आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही है? ऑप्शन नंबर आपका 20 सही है। देखिए, स्थानीय मान में कोई दिक्कत है? नहीं। स्थानीय मान में बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि 4 के बाद या जिस अंक का स्थानीय मान पूछेगा, उस अंक के राइट साइड में जितने भी अंक होंगे, इस सभी को बोलते हैं क्या? राइट साइड। तो राइट साइड में जितने भी अंक होंगे, वह सभी उतना हम 0 बैठा देते हैं। उतना हम क्या करते हैं? उतना हम 0 बैठा देते हैं, तो हमारा स्थानीय मान निकल जाता है। और फेस वैल्यू जब आपसे पूछे, तो एक प्लेस वैल्यू होता है और दूसरा फेस वैल्यू होता है। तो स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू के बारे में तो आप जान ही चुके हैं। दूसरा होता है फेस वैल्यू। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फेस आपका कितना है? आपके पास फेस कितना है? यानी कि आपका चेहरा कै गो है? तो आप कहेंगे सर मेरे पास तो चेहरा एक ही है, यानी कि फेस वैल्यू का कभी भी मान नहीं बदलता है। अगर यहीं पे इसी क्वेश्चन में पूछता कि 4 का फेस वैल्यू यानी कि जातीय मान का योगफल क्या होगा? तो 4 और 4 8 हो जाता है। जातीय मान पूछता तो जातीय मान तो बदलता नहीं है, 4 का 4 ही रहता है, 5 का 5 ही रहता है, 1 का 1 ही रहता है। तो जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू नहीं बदलता है, कभी भी नहीं बदलता है, लेकिन प्लेस वैल्यू बदल जाता है। क्योंकि आप सभी लोग आपका स्थान 1 नहीं होगा, 2 होगा, 3 होगा, इस टाइप से आपका स्थान तो बदलता जाता है, लेकिन आपका चेहरा बदलता है क्या? मान लीजिए अभी आपका घर किसी गाँव में है, आप शहर में गए, तो वहाँ पे आपका चेहरा तो नहीं बदलेगा, लेकिन आपका स्थान तो बदल जाता है ना? तो इसी प्रकार से प्लेस हमारा बदलता रहता है, प्लेस वैल्यू बदलता रहता है, लेकिन फेस वैल्यू नहीं बदलता है। उम्मीद करता हूँ आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में जो भी कन्फ्यूजन थी, वो सॉर्ट आउट हो गई होगी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे पूछता है कि एक पतंग में सममित रेखाओं की संख्या क्या है? सबसे पहले आप थोड़ा-सा ये बताइए कि सममित रेखा आखिर होती क्या है? सममित रेखा यानी कि सिमेट्रिकल लाइन होती क्या है? तो आप कहेंगे सर सिमेट्रिकल लाइन होती क्या है? इसका अगर आपको जानना है तो इसके लिए हम एक फिगर को आपके साथ साझा करना चाहेंगे। एक फिगर को आपके साथ साझा करना चाहेंगे और कहेंगे सर देखिए सममित रेखाएँ या सिमेट्रिकल लाइन का सीधा-सा मतलब यह है कि इसको हम जहाँ से काटे तो दोनों तरफ का जो भाग बनता हो, वह समान बने। वह क्या बने? वह समान बने, यानी कि एक जैसा बने। तो देखिए, इसको अगर हम काटें तो इधर का भी भाग और इधर का भी भाग दोनों एक जैसा दिख रहा है, यानी कि यह सिमेट्रिकल लाइन है। तो कितनी बार हम काट सकते हैं? इसको हम 2 बार काट सकते हैं। इसको हम कितनी बार काट सकते हैं? तो 2 बार काटेंगे यह क्या हो जाएगा? सिमेट्रिकल लाइन बनेगा। तो यही प्रकार से आपको पतंग में बताना है कि सिमेट्रिकल लाइन की संख्या कितनी होगी? सिमेट्रिकल लाइन की संख्या कितनी होगी? यह आपको पतंग में बनाना है। तो चलिए सबसे पहले आप लोग कुछ पतंग इस टाइप का देखे होंगे। क्या देखे होंगे? इस टाइप का आप पतंग देखे हैं ना? हाँ, बिल्कुल देखे हैं। पतंग देखे हैं या इसका थोड़ा-सा और एक्यूरेट फिगर बनाया जाए तो कुछ पतंग आपका इस टाइप का होता है, कुछ आपका पतंग इस टाइप का होता है, कोई दिक्कत इस टाइप का आपका पतंग एक्चुअली होता है, ठीक है? तो इसको जब आप काटेंगे, तो देखिए इसके बीच जब आप काटेंगे तो देखिए दोनों साइड में आपका फिगर सेम दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? हाँ, बिल्कुल दिख रहा है, दोनों साइड में हमारा बिल्कुल फिगर सेम दिख रहा है, तो यानी कि एक सिमेट्रिकल लाइन होगा। अगर आप कहते हैं ऐसे हम काटेंगे तो देखिए ऊपर वाला आपका भाग छोटा हो जाएगा जबकि नीचे वाला भाग आपका बड़ा हो जाएगा, तो यह सिमेट्रिकल लाइन नहीं बनेगा। यह आपका सिमेट्रिकल लाइन नहीं बनेगा। यह जब सिमेट्रिकल लाइन नहीं बनेगा तो एक पतंग में कितने सिमेट्रिकल लाइन बनते हैं? तो जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका बिल्कुल सही आंसर 1 होगा और सिमेट्रिकल लाइन का मतलब क्या है और कैसे बनता है इसके बारे में आपको जानकारी बता ही दी गई है। सिमेट्रिकल लाइन का निर्माण तभी होगा जब दोनों तरफ कटे हुए क्षेत्र का एक जैसा ही फेस दिखाई दे, तो हम कह सकते हैं कि सिमेट्रिकल लाइन यहाँ पे बन रहे हैं या सिमेट्रिकल लाइन का निर्माण हो रहा है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे कहता है कि 2 संख्याओं का जो 11:17 के अनुपात में है, 11:17 के अनुपात में है, एलसीएम आपका दिया हुआ है 4675 ये संख्या क्रमशः है। आपसे संख्या पूछता है। संख्या आपसे पूछता है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक संख्या मान लेते हैं। एक संख्या मान लेते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं 11:17 के रेशियो में है, यानी कि संख्या अगर हमारा 11 है, तो दोनों संख्या क्या होगी 11 एक्स और दूसरा 17 एक्स। यह क्या हमारा होता है? यह हमारा क्या होता है? यह हमारा संख्या होता है। यह हमारा क्या होता है? तो संख्या होता है। आप लोग इतना तो जानते ही होंगे
कि जो दोनों में शामिल होता है वही हमारा क्या होता है? एलसीएम होता है, वही हमारा एलसीएम होता है। तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा और जो एलसीएम 100 होगा लेकिन किसी भी हमको छोड़ते भी नहीं है एलसीएम वाली क्लास में जब हम आपको एक डेमो क्लास उपलब्ध कराए थे एलसीएम एचसीएफ का, तो उसमें सभी कॉन्सेप्ट को मैं आपके साथ साझा किया था। यानी कि किसी को भी हमें छोड़ना भी नहीं है। अगर मान लीजिए 11 और 17 कॉमन होता 11 कॉमन होता तो 11 तो लिखाता ही नहीं, 11 तो लिखाता ही नहीं, यानी कि 11 कॉमन नहीं है, तो हमें 11 एलसीएम निकालते वक़्त छोड़ना भी तो नहीं है, तो 11 हो जाएगा। फिर उसी तरीके से 17 भी हो जाएगा और एलसीएम हमारा कितना दिया हुआ है? 4675 दिया हुआ है, तो एलसीएम की जगह पे 4675 लिख देंगे और इधर हमें संख्या निकालना है, तो 11 गुना 17 अब यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए x का मान क्या होगा? तो आप क्या कहेंगे? 4675 बटा 11 गुना 17 जब इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से कटा दीजिए 11 से कटाइएगा तो देखिए 11 से जब 4675 को आप कटाइएगा तो कितना होगा? थोड़ा-सा भाग दे के कोशिश कीजिए। 11 को जब आप 4675 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? उम्मीद है आप सभी लोग भाग कर लिए होंगे। जब इसको भाग कर रहे होंगे, तो 11 चौका 44, 11 चौका 44 जब 46 में से 44 जाएगा तो 2, फिर से 7 उतरेगा, 11 दूना 22, 11 दूना 22, फिर से 27 में से 22 जाएगा, 5 बचेगा और 5 उतरेगा यानी कि 11 पछी 55, 11 पछी 55 हो जाएगा। यानी कि यह तो कट गया 425 मरतबे, 425 मरतबे 11 से कटा दिए। 46 जब 75 को हम 11 से कटा है तो कितना मर्तबे कटा है? 25 मर्तबे 425 मर्तबे कटा है ना? तो हम लिख सकते हैं 425 बटा कितना? 17 जब आप इसको 17 से डिवाइड करेंगे जब इसको आप 17 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? जब इसको आप 17 से डिवाइड करेंगे तो आखिर क्या प्राप्त होगा? जब 425 को 17 से डिवाइड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? तो आप कहेंगे सर 25 प्राप्त होगा। यानी कि हमारा x बराबर क्या प्राप्त हुआ है? 25 जब x बराबर 25 प्राप्त हुआ है तो हमारा संख्या किस रेशियो में दिया हुआ है 11 रेशियो 17 में दिया हुआ है तो हमारा नंबर तो यही बना ना हमारा संख्या तो यही बना ना तो जब संख्या यह बना 11 रेशियो 17 तो 11 का यहाँ पे x का मान रख देंगे हमारा क्या आ जाएगा नंबर पता लग जाएगा तो नंबर हमें पता करने के लिए 11 गुना 25 और इधर 17 गुना 25 करेंगे तो जब गुना करेंगे तो 11 में 25 से गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 11 में जब आप 25 से गुना करेंगे तो आप कहेंगे सर 11 में जब हम 25 से गुना करेंगे 11 में 25 से गुना करेंगे तो 625 होगा क्या होगा 11 में जब आप 25 से गुना करेंगे तो 625 हो जाएगा 625 और 17 में 25 से गुना करेंगे सॉरी 11 में आप जब 25 से गुना करेंगे 11 में जब 25 से गुना करेंगे तो 200 200 कितना हो जाएगा 275 होगा कितना होगा 275 हो जाएगा इसी तरीके से 17 में 25 से गुना करेंगे, 17 में जब आप 25 से गुना करेंगे तो 425 हो जाएगा, 425 हो जाएगा तो ये आपको देख लीजिए 275 और 425 किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, बिल्कुल सही आंसर यही होगा। हम जो 25 में 25 से गुना कर दिए थे जिसकी वजह से 625 आता है और 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 जिसकी वजह से हम डायरेक्टली 625 लिख दिए थे जो कि बिल्कुल गलत था। हमें 11 को 25 के साथ गुना करना था, यानी कि 25 को जब 11 से किसी के साथ नंबर के साथ गुना करते हैं, तो इस टाइप से लिख लेते हैं और ऐसे जोड़ लेते हैं। तो यह क्या हो जाएगा? हमारा 275 आ रहा था, ठीक है? तो बिल्कुल सही आंसर हमारा 275 होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे कहता है कि 10 अंकों की एक संख्या है। कितने अंकों की संख्या है? तो 10 अंकों की संख्या है, 10 अंकों की संख्या देखिए 10 अंकों की संख्या है 7, 7, 4, 9, 5, 8 N1 यानी कि अंक 1 9, 6 N2 इसके बाद कहता है 8 और 9 से विभाज्य है 8 और 9 से विभाज्य है तब N1 और N2 के मान क्रमशः ये हो सकते हैं N1 और N2 के मान क्या हो सकते हैं क्रमशः N1 और N2 के मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 8 और 9 से यह क्या हो रहा है? विभाज्य हो रहा है, यानी कि पूरा-पूरा क्या हो रहा है? भाग लग जा रहा है। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए या आपको ये पता होना चाहिए कि 9 के विभाज्यता का नियम क्या है? तो कहता क्या है? संख्याओं का अंकों का योग, संख्याओं के का अंकों का योग कितना है? अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। अंकों का योग
9 से पूरा-पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए, पूरा-पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए। और 8 की विभाज्यता का रूल कहता है कि संख्या के अंकों के अंतिम 3 अंक संख्या के अंतिम 3 अंक, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी विभाज्य हो जाएगा। तो आपको बताना क्या है? यह तो पता है आपको, अगर विभाज्यता का रूल पता होता तो आप इसके आधार पे इस संख्या का आंसर भी अब तक निकाल चुके होते। तो चलिए, सबसे पहले 9 के विभाज्यता के अंकों के आधार पे क्या करते हैं? इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो कहता है 9 की विभाज्यता का रूल क्या है? संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। तो चलिए सबको जोड़ते हैं। तो 7 जोड़ 7 जोड़ 4 जोड़ 9 जोड़ 5 जोड़ 8 जोड़, ठीक है? कोई दिक्कत? नहीं जोड़ना है ना? जोड़ लीजिए। इसके बाद यहाँ पे n1 जोड़ना है, फिर से n 6 9 जोड़ना है, फिर से 6 जोड़ना है और n2 जोड़ना है। कितना आता है जोड़ने पर? तो देखिए 7 और 7 14, 14 और 4 18, 18 और 9 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, 27 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 5 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा, 32 से 8 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, 40 और 9 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा, 49 और 6 जोड़ेंगे तब 55 हो जाएगा, 49 6 जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा, यानी कि अब n1 और n2 जोड़ेंगे, यह क्या होना चाहिए? अगर 9 से इसे विभाज्य करना है या इसका जो योगफल आएगा वह 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो चलिए हम फर्स्ट ऑप्शन को रखते हैं, यानी कि 55, n1 की जगह पे हम 7 रख देते हैं और n2 की जगह पे 8 रख देते हैं और जोड़ते हैं। तो 7 8 15, 15 और 55 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। तो क्या यह 9 से पूरा-पूरा डिवाइड हो रहा है? तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो क्या आपका ऑप्शन 1 सही हो सकता है? तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 9 से अब डिवाइड नहीं हो रहा है। 9 की विभाज्यता का रूल कहता है कि संख्याओं के अंकों का योग क्या होना चाहिए? 9 से डिवाइड होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर 2 को चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 को जब आप चेक करेंगे, तब 55 तो रखेंगे ही और ऑप्शन नंबर n1 की जगह पे 0 रखेंगे और n2 की जगह पे 8 रखेंगे। तो इसको जब जोड़िए, 55 0 जोड़ेंगे तो 55 ही रहेगा, 55 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 55 में जब 8 जोड़ेंगे, यह 55 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा, जो कि 9 से पूरा-पूरा क्या होता है? 9 से पूरा-पूरा क्या होता है? 9 से पूरा-पूरा डिवाइड हो जाता है। 9 से पूरा-पूरा डिवाइड हो जाता है। 9 से क्या होता है? 9 से पूरा-पूरा डिवाइड हो जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो सकता है। लेकिन आगे देख लेते हैं, 9 से जब विभाज्य हो जा रहा है तो यानी कि आपका ऑप्शन तो यहीं सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 ही सही होगा। लेकिन आगे के ऑप्शन भी हम लोग थोड़ा-सा चेक कर लेते हैं। आगे के ऑप्शन भी हम लोग थोड़ा-सा चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए 5 8 हमें रखना है अब, 55, इसके बाद रख दीजिए 5 प्लस 8, तब 5 8 13, 13 आप 55 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 55 और 13 जोड़ेंगे तो 68 हो जाएगा। क्या यह 9 से पूरा-पूरा कटेगा? तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं कटेगा। तो आप खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्या ये आंसर होने की संभावना है? तो जब डिवाइड ही नहीं हो रहा है तो आंसर कैसे हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है। अब आगे हमें जोड़ना है, 55 में कितना जोड़ना है? 6 और 4 जोड़ दीजिए। जब इसको जोड़िएगा तो 55 और 6 कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा, 61 और 4 जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा। 65 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या यह पूरा-पूरा कट रहा है? तो नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो क्या ये आंसर होगा? नहीं होगा। सिर्फ़ अगर आपको 9 के विभाज्यता का रूल पता होता तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आप ऑप्शन नंबर 2 लगा लिए होते और आप इसी टाइप से क्वेश्चन को बना भी लिए होते और आपको 1 नंबर एग्ज़ाम में मिल जाता। लेकिन जब तक आपको विभाज्यता का रूल नहीं पता होगा तो कैसे? अगर आप चाहते हैं कि सभी बेसिक कॉन्सेप्ट जो विभाज्यता का रूल है या जो जोड़ होता है या बोर्ड मार्क्स होता है, जो एलसीएम, एचसीएफ के प्रश्न आते हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे और जो लोग मोबाइल एप्लीकेशन पे ही इस क्लास को देख रहे हैं, तो पेड कोर्स वाले ऑप्शन में जाकर आप सीटेट से रिलेटेड बैच में एनरोल कर सकते हैं और इस टाइप के सभी चैप्टर के टॉपिक वाइज़ आप कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम चार्जेज़ में और बेस्ट कंटेंट के साथ, जिसमें आपको 10 मॉक टेस्ट भी बिल्कुल फ्री देते दिए जाते हैं। तो आज ही कोर्स में एनरोल कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप पूर्व की ओर देख रहे हैं, यदि आप पूर्व की ओर देख रहे हैं, किस ओर देख रहे हैं? पूर्व की ओर देख रहे हैं तथा घड़ी की दिशा का मतलब क्या है? क्लॉकवाइज़, घड़ी की दिशा का मतलब क्या है? क्लॉकवाइज़ 1 पूर्णांक 1/2 का घूर्णन करते हैं, तो आप किस दिशा में रहे होंगे? तो सबसे पहले आपका फेस किस तरफ है? तो फेस
आपका पूर्व की तरफ है। पूर्व की तरफ है तो आपको कैसे पता कि पूर्व की तरफ है? हम बता देते हैं। हम लोग लिखते हैं यह वी और ऊपर में एन, नीचे में साल्ता आपका फेस तो इस साइड में है ना, ईस्ट की तरफ है, आपका फेस किस साइड में है? ईस्ट की साइड में है। कहता है कि 1 राउंड पूरा लगा लिया है, 1.2 1.1/2 का मतलब क्या है? 1 राउंड तो पूरा घूम गया है। यहाँ से यह घूमते-घूमते आया, फिर से यहाँ पे घूम गया। यहाँ पे क्या हुआ? घूम गया। यानी कि 1 राउंड घूम के कंप्लीट कर लिया, 1 राउंड घूम के कंप्लीट कर लिया, 1 राउंड घूम के कंप्लीट कर लिया। अब आधा घूमना है, आधा का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री हमें घूमना है। आधा का मतलब क्या घूमना है? आधा का मतलब 180 डिग्री घूमना है। तो यहीं से ना हम घूमना शुरू किए थे, तो यहाँ से चलिए फिर से हम घूमना शुरू करते हैं। अब हमें कितना घूमना है? आधा घूमना है। अतः हम तो आधा घूम लिए, आधा जब घूमेंगे तो हमारा फेस किस साइड में हो जाएगा? हमारा फेस किस साइड में हो जाएगा? तो देखिए, हमारा फेस अब वेस्ट में हो जाएगा। हमारा फेस किस दिशा में हो जाएगा? वेस्ट यानी कि पश्चिम में हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने में आपको दिक्कत होगी? तो बिल्कुल भी नहीं होगी। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने में दिक्कत होगी? तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे कहता है कि समकोणों का मान बराबर है। यानी कि 5/1/3 माइनस 2/2/3 तो जब आप सोल्व करेंगे तो 5 गुना 3 प्लस 1/3 माइनस 3 2 गुना 3 और प्लस 2 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 या 15 प्लस 1 16/3 माइनस 6 प्लस 2/3 जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 16/3 और इधर करेंगे तो 8/3 जब इसका एलसीएम लिखेंगे तो 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, 3 को 3 से भाग करेंगे तो 1 आएगा और 1 में 16 से गुणा करेंगे तो 16 ही रहेगा। फिर से सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। 16 में से 8 गया यानी कि 8/3 अब कहता है कि समकोणों का मान बराबर होगा यानी कि यहाँ पे 90 से गुना यहाँ से 3 से 90 घटाएँगे तो 30 मर्तबे कट जाएगा और 8 में जब आप 30 से गुना करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 240 डिग्री हो जाएगा, 240 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 240 डिग्री हो जाएगा, 240 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत? इस क्वेश्चन को उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे और इसका आंसर कैसे निकला ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकिन उससे पहले अगर यहीं पे पूछता समकोण नहीं, रिजीव कोण, तो रिजीव कोण का मान आपको पता है कि क्या होता है? तो ऑब्ट्यूस एंगल का मान होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री के लिए हम क्या करते? 8/3 तो आ ही रहा था। यहाँ पे इसको घटाते तो 60 आ जाता और 60 में 60 गुना 8 कर देता 8 छक 48 यानी कि 480 आ जाता। तो यह क्या हो जाता? रिजीव कोण का मान हो जाता। रिजीव कोण के मान के बराबर हो जाता। तो इस टाइप से इस क्लास का अगर आप पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। जो क्लास यूट्यूब पे बच्चे देख रहे हैं, उसके लिए डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे और बुक्स में अंदर जाकर नोट सेक्शन मिलेगा। उसमें आप बिल्कुल जाकर इस क्लास की पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें कहता क्या है कि श्री राम नाम का एक आदमी है, श्री राम नाम का एक आदमी है, हरि ने एक वसीयत की यानी कि ज़मीन दिया। वसीयत का मतलब क्या होता है? सबके नाम पर चढ़ा दिया, जिसमें उन्होंने अपने 2 बच्चों आर्या और भारती को क्रमशः 20 मीटर गुना 90 मीटर और 30 मीटर गुना 60 मीटर वाले 2 प्लॉट दिए। आर्या को क्या दिया? आर्या को 20 मीटर और 90 मीटर लंबा 20 मीटर और 90 मीटर लंबा क्या किया? प्लॉट दिया है। यानी कि 20 मीटर चौड़ा और 90 मीटर क्या? 20 मीटर चौड़ा और 90 मीटर लंबा आर्या को दिया। किसको दिया? यह आर्या को दिया गया है। आर्यन को आर्या को दिया गया है और कहता है कि 30 मीटर और 60 मीटर 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 प्लॉट किसको देता है? तो भारती को देता है। भारती को देता है 30 मीटर चौड़ा और 60 मीटर लंबा प्लॉट देता है, परंतु बच्चे इस वसीयत से खुश नहीं थे। सही कारण हो सकता है, तो सही कारण क्या होगा? तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर इसका चौड़ा क्या है? भाग कम है, लंबा ज़्यादा है, जबकि इसका चौड़ा भी अच्छा है और लंबा भी अच्छा है। यानी कि उसके मन में क्या है? आर्या खुश नहीं था क्योंकि उसे लगा कि भारती के प्लॉट का क्षेत्रफल अधिक है। भारती के प्लॉट का क्या? क्षेत्रफल अधिक है। तो देखिए ये एक तरीके से क्या किस चीज़ का निर्माण हो रहा है?
आयत का ही निर्माण हो रहा है ना, तो आपसे अगर एरिया ऑफ वर्ग पूछा जाए, आयत का जब निर्माण हो रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल पूछे तो एरिया आप क्या बताएँगे? लंबाई गुने चौड़ाई यानी कि हम क्या कहेंगे? 90 गुना 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1800 मीटर स्क्वायर 1800 मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से जब इसका एरिया निकालेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा। यानी कि 60 गुना 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1800। तो देखिए दोनों का हमारा क्या है? दोनों का एरिया तो सेम ही है। दोनों का एरिया तो सेम ही है। तो आर्या को ऐसा क्या लगता है कि खुश नहीं था क्योंकि उससे भारती के प्लॉट का क्षेत्रफल अधिक है। तो क्षेत्रफल अधिक तो नहीं है, दोनों बराबर ही है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा क्योंकि वह गलत सोच रहा है। आर्या क्या सोच रहा है? गलत सोच रहा है। अब दूसरे नंबर ऑप्शन में कहता है कि भारती खुश नहीं थी। भारती खुश नहीं थी क्योंकि उसे लगा कि आर्या के प्लॉट का परिणाम अधिक है। आर्या के प्लॉट का परिमाप अधिक है। तो परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप क्या होता है? लंबाई 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो 2 इंटू लंबाई की जगह पे 90 और प्लस 20 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुना और 90 20 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। 110 में 2 से गुना करेंगे तो 220 मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 220 मीटर हो जाएगा। जबकि इसका परिमाप आप निकालेंगे, तो देखिए परिमाप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पे भी 2 लंबाई की जगह पे 60 और चौड़ाई की जगह पे 30। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू 90 यानी कि 90 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा, 180 मीटर। तो यहाँ पे क्या कहते हैं? भारती खुश नहीं थी। भारती खुश नहीं थी क्योंकि उसे लगा कि आर्य के प्लॉट का परिमाप अधिक है। तो देखिए, हाँ, आर्य के परिमाप कितना आ रहा है? आयत का आर्यन के परिमाप कितना आ रहा है? प्लॉट का परिमाप तो 220 मीटर आ रहा है, जबकि यहाँ पे भारती के परिमाप कितना आ रहा है? ये 180 मीटर आ रहा है, यानी कि यह हमारा स्टेटमेंट जो कह रहा है वह बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। उनका विचार था कि बचे प्लॉटों का क्षेत्रफल समान नहीं है, वह गलत है। परिमाप तो क्षेत्रफल तो समान ही है, क्षेत्रफल क्या है? समान है। आर्य खुश नहीं था क्योंकि उसे लगा कि भारती के प्लॉट का परिमाप अधिक है। भारती के परिमाप क्या है? कम है। भारती के परिमाप कम है। तो यहाँ पे अधिक की तो बात ही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 गलत हो गया, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और पढ़ कर सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा और इस क्वेश्चन को उम्मीद है कि आप सभी लोग बना लेंगे क्वेश्चन को, लेकिन पूरा आप पढ़िएगा तभी बनेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग पढ़ लिए होंगे क्वेश्चन को और बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन थोड़ा-सा ध्यान से देखिए। एक प्रिया नाम की लड़की है, क्या है? प्रिया नाम की एक लड़की है, प्रिया नाम की एक लड़की है, प्रिया नाम की लड़की है, नाम क्या है? तो प्रिया नाम है। कहता है कि एक दुकान पर 500 का नोट लेकर जाती है, इसके पास रुपया कितना है? 500 रुपया लेकर जाती है, कहाँ जाती है? दुकान के पास जाती है, यानी कि एक दुकानदार के पास जाती है। उसने एक साबुन खरीदा, एक टूथपेस्ट खरीदा, एक सिर पर लगाने वाला तेल खरीदा, एक शैम्पू और एक कंघी क्रमशः क्रमशः यानी कि साबुन का दाम कितना है? ₹36 क्रमशः का मतलब होता है कि जो पहले आया होगा उसी का दाम पहले दिया होता है। तो 36 साबुन का दाम है, टूथपेस्ट का दाम ₹85 है और सिर पर लगाने वाला तेल का दाम ₹110 है और ₹160 हमारा क्या है? शैम्पू का दाम है। शैम्पू का दाम ₹160 है और कंघी का दाम ₹13 है। तो सभी को जोड़ लीजिए, क्या होगा? सभी को जोड़ लीजिए। तो यहाँ पे ₹36, ₹85, ₹110 और फिर से ₹160, ₹160 के बाद ₹13 कंघी है, तो ठीक है, खरीदा। इतना सामान खरीदा है तो इसे तो भुगतान करना होगा ना। प्रिया को तो ये सभी सामान जब खरीदे हैं, अब तो आपको तो दुकानदार को वाले को पैसा देना होगा। तो देखिए कितना का खरीदारी किया? तो देखिए 6 या 5 11, 11 3 जोड़ेंगे तो 14, 14 का 4 हाथ में 1, तो 3 8 11, 11 1 12, 12 6, 12 6 18, 18 1, 18 1 19, 19 से एगो हाथ में का था, तो 20, 20 के हाथ में, 20 के 0 हाथ में 2, 1 का 1 2 2 2 4 यानी कि 400, ₹4 का हम खरीदारी कर लिए। हमारे पास रुपया कितना है? ₹404 का हम खरीदारी कर लिए और हमारे पास टोटल रुपया कितना है? ₹500 था, ₹500 था और इस खरीदारी कितना का किए हैं? ₹404 का। उसने दुकानदार को 500 का नोट दिया और उसने 95 उसे वापस किए। उसने जाँच की और पाया कि देखिए, दुकानदार वाले ने ₹95 क्या कर दिया? वापस कर दिया।
₹95 जब वापस कर दिया और ₹404 का ही सामान हम खरीदे थे, तो देखिए टोटल कितना हो रहा है? 4 और 5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 और 5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा और 0 और 9 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा और 4 का 4। यानी कि टोटल हिसाब कितना का मिला? ₹95 वापस किया, 404 का सामान ही खरीदा, तो ₹1 तो लॉस में जा रहा है। कौन जा रहा है? तो प्रिया को ₹1 कम मिला है ना, ऐसा क्यों? तो ₹500 इसके पास था और उसने टोटल हिसाब कितना का मिला? तो 499 का, यानी कि ₹1 लॉस में है। तो दुकानदार ने ₹1 कम वापस किया। हाँ, बिल्कुल ₹1 कम वापस किया। दुकानदार ने ₹1 अधिक वापस किया, बिल्कुल नहीं। अगर अधिक वापस करता है, तो इसका हिसाब जो कैलकुलेट कर रहे थे, तो 501 आता, ना कि 499 आता। ₹1 तो कम वापस किया है, तो अधिक की बात कहाँ से आएगी? तो बिल्कुल गलत है। वापसी की गई राशि सही है। कैसे सही है भाई? दोनों का अगर गणना किया हुआ राशि 500 के बराबर होता तब तो सही होता ना, तो लेकिन यह तो 499 आ रहा है, यानी कि यह क्या है? गलत है। वापसी की गई राशि 9 कम है, 9 कम है। 9 कम कहाँ है भाई? 9 कम तो नहीं है, 1 कम है। कितना कम है? 1 कम है। देखिए यहाँ पे कम कितना है? 1 कम है। तो यह भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। इस टाइप से हमारा पूरा क्वेश्चन तो लगभग-लगभग कंप्लीट हो ही चुका है। आगे भी देख लेते हैं अभी कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो 3 क्वेश्चन अभी आपके लिए 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो 4 क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कहता है कि किसी स्कूल की एक कक्षा के 25 परीक्षार्थियों या विद्यार्थियों के रक्त समूह नीचे दिए गए हैं। ए, ओ, ए, बी इस टाइप से यह परीक्षण करके 25 विद्यार्थी, इसमें टोटल ग्रुप कितने हैं? तो 25 विद्यार्थी का यह ग्रुप दिया गया है। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। इसमें कहता है कि रक्त समूह ए और ए बी वाले विद्यार्थियों की संख्याओं का अंतर बताना है। अंतर का मतलब क्या होता है? डिफरेंस होता है। अंतर का मतलब डिफरेंस होता है और डिफरेंस का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाव होता है। सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाव होता है। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। जब आपको दिक्कत नहीं है तो इसका बिल्कुल सही आंसर भी तो आपसे निकलना चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा? हाँ, निकलेगा ना। देखिए, यहाँ पे कहता है कि किसको-किसको देखना है? तो ए और बी वाले का अंतर देखना है। ए ग्रुप वाले का कितना है और ए बी ग्रुप वाले का बच्चा कितना है, तो हमें काउंट करना होगा। तो एक ग्रुप वाले को हम लोग रेड कलम से क्या करते हैं? अथी कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, यानी कि रंग लेते हैं। एगो, यहाँ पे 2 गो, यहाँ पे ये 3 गो, यहाँ पे ये 4 गो, इस टाइप से हमें काउंट ही करना होगा। 5 गो, इस टाइप से ये 6 गो, यहाँ पे ये 7 गो, यहाँ पे ये 8 गो। कै गो है? तो 8 गो है। एक ग्रुप वाला कितना है? 8 गो है, कोई दिक्कत नहीं। 8 गो एक ग्रुप वाला है। अब हम ब्लू से पेंट कर लेते हैं एबी वाले को। एबी वाले को किस चीज़ से? एबी ग्रुप वाले को ब्लू से, तो 1 गो और यहाँ पे देखिए यह 2 गो हो गया और यह 3 गो और यहाँ पे वो है 4 गो, यहाँ पे 4 गो। देखिए और कोई छूटा हुआ है? तो बिल्कुल नहीं छूटा हुआ है। तो जब यह 4 ही आया, कितना आया? 4 आया, तो अंतर हमें बताना है। तो अंतर का मतलब क्या होता है? घटा होता है। 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें टाइम से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी-कभी आपको कहता है कि 4 बज के 4 मिनट पे यात्रा शुरू की और 5 बज के 5 मिनट पे यात्रा समाप्त कर दी, तो कुल समय कितना लगा? तो 1 घंटा 1 मिनट लगा। इस टाइप के हम लोग समय को भी घटाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा-सा आपको कैलकुलेट करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन को आप सभी लोग सबसे पहले क्या कीजिए? तो पढ़िए। आप सभी लोग क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जाता है कि किसी टंकी में एक पाइप के उपयोग से पानी इस प्रकार बहारा जाता है कि प्रत्येक प्रत्येक 1 मिनट में पानी का स्तर 2 सेंटीमीटर। 1 मिनट में कितना सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर पानी उच्च उठता है, यानी कि पानी भरा जाता है। कितना सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर भरा जाता है। कृति नाम की एक लड़की है। क्या है? कृति नाम की एक लड़की है, ने इस ऊँचाई को 9:45 एएम पर 9:45 एएम पर मापना प्रारंभ किया। 9:45 एएम पर मापना प्रारंभ किया और 9:47 एएम पर पानी की ऊँचाई 30 सेंटीमीटर थी। ठीक है? तो सबसे पहले यह हमारा क्या है? एक टंकी है। यह एक टंकी है, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। यह एक टंकी है, इसमें पानी भी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहता है कि 9:47 पर, यानी कि मान लीजिए 9:47 पर 23 सेंटीमीटर पानी कौन पाता है? तो कृति पाती है।
47 एएम पर, कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है? तो 23 सेंटीमीटर पानी रहता है। पानी के स्तर की ऊँचाई 940, अब आपसे 940 पर यानी कि नीचे पूछता है, 947 हो रहा है ना? 940 पर पानी का ऊँचाई क्या था? यह आपसे पूछा जाता है। पानी क्या थी? कितना सेंटीमीटर थी? तो आपसे यही ना करना होगा। तो देखिए 9:40 और 9:47 के बीच में कितना मिनट का डिफरेंस है? तो आप कहेंगे सर 7 मिनट का डिफरेंस है। अगर 9:40 में हम 7 मिनट जोड़ दें 7 मिनट जोड़ दें, तो हमारा क्या हो जाएगा? 9:47 हो जाएगा। यानी कि 7 मिनट का डिफरेंस है, तो 1 मिनट में कितना सेंटीमीटर पानी उठता है? तो 2 सेंटीमीटर, यानी कि 7 मिनट में कितना पानी उठेगा? तो 2 गुना 7 कर देंगे, यानी कि 14 सेंटीमीटर पानी उठेगा। 14 सेंटीमीटर पानी 9:40 से 9:47 के बीच में उठ चुका है। यानी कि जब 23 सेंटीमीटर पे पानी था, जब 23 सेंटीमीटर पे पानी कब था? 9:47 में था। तो 14 सेंटीमीटर अगर इसमें से माइनस कर लेंगे, 23 में से जब हम 14 माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? तो 9:40 में कितना सेंटीमीटर पानी था? तो 9 सेंटीमीटर पानी था। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे औसत और परिसर का अंतर पूछता है। तो सबसे पहले आप सभी ये लोग बताइए कि औसत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सर ये कोई पूछने की बात नहीं है। औसत को इंग्लिश में एवरेज कहते हैं और परिसर को रेंज कहते हैं और परिसर को क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। परिसर को क्या कहते हैं? तो रेंज कहते हैं। परिसर को रेंज कहते हैं। तो औसत निकालते कैसे हैं? तो हम कहेंगे सर बच्चा लोग आप लोग ऐसे नोट कर लो, जितना संख्या हो सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग, संख्याओं का योग ऊपर में, संख्याओं का योग ऊपर में लिखना है, संख्याओं का योग ऊपर में और संख्याओं की संख्या संख्याओं की संख्या यानी कि जितना संख्या होगा वह नीचे में। तो ऊपर में हमें तो सबसे पहले क्या करना होगा? 32 प्लस 41 प्लस 54 प्लस 35 प्लस 26 प्लस 23 प्लस 28 प्लस इसके बाद 33 प्लस 38 प्लस 40 बट्टा, अब देखिए काउंट कर लीजिए कै गो संख्या है? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो और 10 गो। कितना था? तो 10 गो था। इस सभी को जब आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? तो जोड़ना शुरू कीजिए। 32 जोड़ 41 जोड़, उसके बाद है 54 जोड़, उसके बाद है 35 जोड़, उसके बाद है 26 जोड़, उसके बाद 23 जोड़, उसके बाद क्या है? 28, उसके बाद 33, उसके बाद 38, उसके बाद 40, उसके बाद हो गया खत्म। तो 350 आएगा। कितना आएगा? 350 आएगा। 350 बट्टा 10 करेंगे तो 0 से 0 खत्म। यानी कि हमारा एवरेज क्या निकला? 35 निकला। हमारा एवरेज क्या निकला? तो 35 निकला। अब आपको क्या निकालना है? तो रेंज निकालना है यानी कि परिसर निकालना है। रेंज निकालना है यानी कि परिसर निकालना है। तो परिसर का फ़ॉर्मूला क्या होता है? तो परिसर का भी फ़ॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। होता है कि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। माइनस निम्न सीमा, माइनस निम्न सीमा। तो सबसे इसमें बड़ा कौन-सा है? तो सबसे बड़ा इसमें जब आप देखेंगे तो आपको 54 मिलेगा। सबसे बड़ा कौन मिलेगा? तो देखिए इस जब आप डाटा को देख रहे हैं तो इसमें सबसे बड़ा कौन मिल रहा है? तो इसमें सबसे बड़ा आपको 54 मिल रहा है। सबसे बड़ा 54 मिल रहा है और सबसे निम्न कौन-सा मिल रहा है? तो सबसे छोटा कौन मिल रहा है? तो सबसे छोटा आपको 23 मिल रहा है। तो 54 में से 23 घटाएँगे तो कितना हो जाएगा? 54 में से जब आप 23 घटाएँगे तो कितना आएगा? 31 आएगा। कितना आएगा? 31 आएगा। क्या आएगा? 31 आएगा। क्या आएगा? 31 आएगा। क्या आएगा? 31 आएगा। देखिए 54 में से जब आप 31 घटाएँगे तो क्या आ जाएगा? 54 में से जब आप 54 में से 23 घटाएँगे तो 31 आ जाएगा। कोई दिक्कत? 54 में से जब आप 31 घटाएँगे 23 घटाएँगे तो आपको 31 मिल जाएगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। तो आपको क्या बताना है? अंतर बताना है। अंतर का मतलब डिफरेंस होता है और डिफरेंस का मतलब जब आप 35 में से जब आप 31 को घटाएँगे तो कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। आगे बढ़े? हाँ, बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं। अब आपको आगे बताना है कि निम्नलिखित पैटर्न का अवलोकन करना है। इधर कहता है कि 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इधर 12 प्लस 13 देता है। क्या दोनों इक्वल है? अगर है तो बिल्कुल सही है। नहीं है तो क्यों नहीं है? इसका अवलोकन करना है इस पैटर्न को अवलोकन करके यानी कि ऑब्ज़र्व करके हमें 17 का स्क्वायर क्या होगा यह हमें बताना है।
तो चलिए 5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 का स्क्वायर का मतलब क्या है? 5 गुना 5 यानी कि 25 और 12 और 13 को जोड़ते हैं, 12 और 13 को जोड़ते हैं तो क्या आता है? 25 यानी कि यह दोनों आपस में क्या है? बराबर है। जब बराबर है तो 7 का स्क्वायर भी चेक कर लेते हैं तो 7 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 7 गुना 7 यानी कि 49 और 49 को लिखता क्या है? 24 प्लस 25 तो क्या इस दोनों को जोड़ने पे 49 आता है? हाँ, 49 आता है यानी कि ये भी सही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि स्क्वायर को एक तरफ कर दिया है, स्क्वायर को एक साइड में क्या किया गया है? जोड़ के लिखा गया है। स्क्वायर को जोड़ के लिख दिया गया है। तो उसी तरीके से हमें 17 का भी स्क्वायर करना है, तो 17 का स्क्वायर आप निकालने की कोशिश सत 17 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा? 17 का स्क्वायर निकालेंगे तो देखिए, 17 को 17 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 289 हो जाएगा। तो देखिए, 84 और 85 को जोड़ेंगे तो क्या 289 होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा, तो यह गलत हो जाएगा। 104 और 200 105 को जोड़ेंगे तो 209 ही होगा, तो 289 कहाँ से आया? तो गलत है। 134 और 135 को जोड़ेंगे तो 169 होगा, 169 होगा जो कि गलत है। 144 और 145 को जोड़ेंगे तो आपका 289 मिलेगा, यानी कि बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 है। इस टाइप से आपका बिल्कुल पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और आज की इस सेशन में हम सभी लोग 7 फरवरी 2023 के आए क्वेश्चन को हम लोग सीटेट में सोल्व किए हैं और यह क्लासेस आपको डीवीएस टीच यूट्यूब चैनल के साथ-साथ डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन पे भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराए जा रहे हैं और आने वाले समय में हम लोग अभी और सेशन को लेकर आएँगे जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, लेकिन आप चाहते हैं कि सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए मैथ की क्लास जॉइन करना, तो आज ही आप डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और जो लोग मोबाइल एप्लीकेशन पे ही इस क्लास को देख रहे हैं, तो क्लास खत्म होने के जस्ट बाद आप पेड कोर्सेज़ वाले ऑप्शन में जाएँगे। पेड कर कोर्सेज़ वाले ऑप्शन में जाएँगे, कहाँ जाएँगे? तो पेड कोर्स वाले ऑप्शन में जाएँगे और वहाँ पे आपको मिलेगा सीटेट से रिलेटेड क्लासेस या बैच मिल जाएगा, उस बैच को आपको एनरोल कर लेना है, यानी कि ऑनलाइन पेमेंट करके उस कोर्स में क्या करना है? आपको एनरोल हो जाना है और आप उस कोर्स में जैसे ही जॉइन करेंगे तो आपको मिल जाएँगे पूरा वीडियो एक्सेस मिल जाएगा। जितने क्लास उपलब्ध कराए गए होंगे वह सभी क्लास का एक्सेस आपको मिल जाएगा। साथ में 10 आपको प्लस मॉक टेस्ट मिल जाएँगे। क्या मिल जाएँगे? 10 प्लस मॉक टेस्ट मिलेंगे, हैंड रिटेन नोट्स जो कि अभी क्लास में मिल रहे हैं, वह सभी हैंड रिटेन नोट्स भी आपको मिल जाएँगे। इसके अलावा और भी फैसिलिटी आपको पीडीएफ के रूप में उपलब्ध करा दिए गए हैं। क्या-क्या है वह सभी आप पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा एक बार कोर्स इन्फो में जाकर और वहाँ पे सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग कल से नई सेशन में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।